नमस्कार। 2 बजे की 5 बड़ी खबरों के में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और पहली बड़ी खबर आज आपको बताएंगे दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाई है। दूसरी बड़ी खबर होगी यूपी के कानपुर से, जहां रेलवे ट्रैक पर किसी ने गैस सिलेंडर रख दिया। लोको पायलट की सूझबूझ के चलते ट्रेन हादसा टल गया। और तीसरी खबर जम्मू कश्मीर से होगी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा की है और इस दौरान शाह ने कांग्रेस समेत फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा। चौथी खबर गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार तीसरे दिन जनता दरबार लगाया और इस दौरान सीएम ने 900 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी दिए। पांचवी और आखिरी बड़ी खबर क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई है, जहां भारत ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में 280 रन से हराया है। चलिए, तो पहली बड़ी खबर होगी दिल्ली से जंतर मंतर से। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा की। उन्होंने 2011 में हुए अन्ना आंदोलन और पहली बार चुनाव जीतने की घटना का जिक्र किया। हम पहली बार में ही ईमानदारी के दम पर सत्ता में आ गए। इस्तीफे पर केजरीवाल ने कहा, सत्ता और कुर्सी का लालची नहीं हूं। बीजेपी ने भ्रष्टाचारी और चोर कहा तो दुख हुआ। लांछन के साथ कुर्सी तो क्या, सांस भी नहीं ले सकता हूं, जी भी नहीं सकता। अगला दिल्ली चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है, अगर ईमानदार लगूं तो ही वोट देना। इस मौके पर आप संयोजक केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे। कहा, जब 75 साल में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्र जैसे नेताओं को रिटायर कर दिया, तो ये नियम मोदी पर लागू क्यों नहीं? अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी पर लागू नहीं होगा। भागवत जी जवाब दीजिए। बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस में 13 सितंबर को जमानत पर बाहर जाने के बाद केजरीवाल ने 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दिया था। 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई। चलिए, और इसी खबर पर दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हो गया, हम तब भी चर्चा में थे जब इस्तीफे की खबरें चल रही थी, लेकिन अब बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, इस्तीफा हो चुका है, आतिशी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। लेकिन ये बात जो अरविंद केजरीवाल इस वक्त पे कर रहे हैं कि उन्हें कुर्सी का लालच नहीं है, उन्हें पैसों की कोई भूख नहीं है और उनको लगता है कि यदि वो ईमानदार हैं और जनता को लगता है वो ईमानदार हैं, तो ही अगले चुनाव में उन्हें जीत कर लाएंगे। तो इतनी आसानी से ये तमाम बातों को कह देना, उस कॉन्फिडेंस में जनता का एक दिल जीतने की कोशिश, क्या एक मैसेज के तौर पर इसे लिया जाए अरविंद केजरीवाल की तरफ से? जी बिल्कुल राखी जी, देखिए दिल्ली ना बदली बदली नजर आ रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा, दूसरी तरफ आतिशी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालने का मौका दिया गया। और वो कहते हैं ना राखी जी कि दिल्ली दिल वाले, और अरविंद केजरीवाल अब वही फॉर्मूला अपनी लाइफ में अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति में वही फॉर्मूला वो अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली वालों का दिल जीतना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। इसलिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए जाने जाते हैं, ये भी उनका एक सरप्राइजिंग एजेंडा ही है, जनता का दरबार लगाना, जनता की अदालत लगाना। और जिस तरीके से देखिए बड़ी बड़ी बातें आज उन्होंने कही, उन्होंने ये भी कहा, मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि हमें यहाँ पर आकर अच्छा लगता है क्योंकि हम यहीं से ही जीते थे। जब हम आंदोलन कर रहे थे उसके बाद हमने अपनी ईमानदारी प्रूव कर दी कि हम ईमानदार है और हम जीत गए। वो कह रहे थे कि ना तो हमारे पास गुंडे थे, ना हमारे पास पैसा था, ना हमारे पास कोई इतना अच्छी जो व्यवस्थाएं चाहिए होती है वो भी नहीं थी, फिर भी हम चुनाव जीत गए। अब वो साफ तौर पर जनता को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं आरएसएस से कि आपके जो नियम है वो आप पर ही लागू नहीं हो रहे हैं। नड्डा जी कहते हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उनका रिटायरमेंट हो गया तो फिर मोदी जी का क्यों नहीं। उन्होंने ये भी कहा राखी जी कि मेरे पास अब कोई घर नहीं है, अभी श्राद्ध चल रहे हैं, उसके बाद नवरात्रि में मैं अपना घर खाली कर दूंगा, मेरे पास घर भी नहीं है और अब मैं आपके ही किसी घर में जाकर रहूंगा। और जिस तरीके से देखिए हम दिल्ली में अभी देख भी रहे हैं कि लगातार जो नीचे तबके के लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या फिर जो किराए पर रहते हैं, वो लोग भी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी आप आइए हमारे घर पर, हाँ हमारे साथ रहिए, आपका घर ये है, जो हमारा है वही आपका है। तो देखिए कहीं ना कहीं वो ट्रुक का इच्छा अरविंद केजरीवाल ने छोड़ दिया है और दिल्ली वालों की दिल जीतने की पूरी कोशिश है। और अभी आप देखिएगा राखी जी, अभी जो 5 महीने और बाकी रह जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल और उनकी जो पार्टी है वो अपनी जान लगा देगी सिलेक्शन को जीतने में। सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस पार्टी पे इतने सारे एलिगेशन, जेल तक जाना हुआ, लेकिन ये पार्टी बिखरी रही। कहीं ना कहीं ये भी कार्ड खेलने की यहाँ पर राखी जी पूरी कोशिश की गई है। अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी खुशी से जो इस्तीफा दे दिया, अपनी खुशी जो छोड़ दी, वो भी जनता के लिए मैसेज है। अब जनता इस बात को दिल्ली के अंदर कह रही है कि वाकई ये इंसान ईमानदार है, कुर्सी का लालच नहीं है। जो दिल्ली की जनता है उसके
के रुझान आने शुरू हो गए। लगातार बीजेपी देखिए हमलावर है। बीजेपी ये कह रही है कि अब ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है, ये तो जवाब देने का वक्त है। आप बताइए आपने सड़कों के लिए क्या काम किया, आपने पानी के लिए क्या काम किया। तो अब जो राजनीति है वो काफी गरमा गई है, लेकिन उन सब सिनेरियो को देखते हुए राशि जी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इसका फायदा विधानसभा में जरूर है। बिल्कुल। चलिए तनु, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो जाहिर तौर पर दिल्ली से जो एक संदेश आया है, अरविंद केजरीवाल ने जो एक संदेश दिया है, कई मायने हैं उसके। देखिए आने वाले समय में और कितना बदलाव होता है। अगली बड़ी खबर, कानपुर में प्रेमपुर स्टेशन के पास GTTN गुड्स ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश रची गई है। ट्रैक पर एक छोटा सिलेंडर रखा मिला। रविवार सुबह करीब 6 बजे लूप लाइन लोको पायलट ने सिलेंडर देखते ही इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को सिलेंडर से 10 फीट पहले ही रोक लिया। देश में ट्रेन को बेपटरी करने की यह 57 दिन में 22वीं कोशिश है और इससे पहले 20 सितंबर को सूरत में रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले की जांच NIA को सौंपी गई है। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन में शनिवार रात मुजफ्फरपुर पुणे स्पेशल ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। यह दुर्घटना को ट्रेन को सिग्नल मिले बिना आगे बढ़ाने पर हुआ और ट्रेन को बेपटरी करने की बढ़ती कोशिशों को देखते हुए केंद्र सरकार रेलवे एक्ट में संशोधन करने जा रही है। इस बारे में जल्द अधिसूचना जारी हो सकती है और इसके तहत हादसे की साजिश करने पर देशद्रोह का केस दर्ज किया जा सकेगा। साथ ही उम्र कैद से मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान होगा। कानपुर के बाद MP के नेपानगर में ट्रेन पलटाने की साजिश की गई है, जो लोको पायलट की सूझबूझ से नाकाम हुई। चलिए इस वक्त आपको बता दें कि कानपुर से हमारे सहयोगी सरवीन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरवीन, जिस तरीके से ये घटना हुई है, पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जो अपने आप में सवाल खड़े करती हैं। जो संशोधन की बात की जा रही है या अभी जो ये पूरा मामला सामने आया है, इसके बाद मैं कानपुर में ही देखूं तो वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। कितना प्रशासन अलर्ट मोड पर है, किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया गया है, अब आने वाले समय में क्या संशोधन होगी, ये तो खैर बाद में देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल राखी जी, अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पर DRM और कमिश्नर ने एक संयुक्त ट्रैक पे ट्रेन के माध्यम से तो रेलवे ट्रैक के किनारे की बस्तियां थी उनको हटाने की बात भी हुई थी। घटना है सुबह जो JTTN मालगाड़ी थी, ये प्रेमपुर स्टेशन पे रूट लाइन में आ रही थी और जब ड्राइवर ने देखा लोको पायलट सिलेंडर रखा हुआ है, कुछ संदिग्ध वस्तु उसको दिखाई दी तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा के गाड़ी को रोका और धीमे धीमे गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए रूट लाइन में पूरी गाड़ी लगाई। उसके बाद उतर के देखा तो वहाँ पर एक छोटा सिलेंडर जो कि लोकल ब्रांड का है, मैजिक, उस सिलेंडर पे लिखा हुआ है। उसके साथ ही उसके बगल में बियर की कैन वगैरह कुछ संदिग्ध वस्तुएं भी पुलिस को मिली है, जिसको उन्होंने सीज कर दिया है। और हालांकि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, वहाँ बड़े बड़े आलाधिकारी पहुंचे हैं, पुलिस प्रशासन के भी, RPF के भी, रेलवे के भी और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं और लगातार जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह ये घटनाएं आम हो रही हैं कानपुर में, ये तीसरी घटना है। एक में तो साबरमती को डिलेड हो गई थी और 2 घटनाओं में सिलेंडर जो सिलेंडर ये पाया गया है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। जब DRM और रेलवे के जो IG RPF हैं, उन्होंने अपने मातहतों को बहुत निर्देशित किया था कि लगातार सर्चिंग करते रहें की सुरक्षा को लेकर। RPF मुस्तैद की गई थी, लेकिन बहुत बड़ी चूक सामने आई है क्योंकि ये अभी तक जो घटना है, लेकिन ये घटना जो है सुबह भोर में हुई है, तो कहीं ना कहीं बड़ा ही चिंता का विषय है। जी राखी जी, बिल्कुल एक बड़ा सवाल और है यहाँ पर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, प्रथम दृष्टया जो आप बता रहे हैं कि कुछ चीजें और वहां पर मिली हैं, क्या ये वाकई कोई साजिश थी या कोई असामाजिक तत्व थे जिन्होंने ऐसे ही वहां पर इस चीज को रख दिया? लेकिन क्या जिन्होंने रखा उन्हें नहीं पता कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है? तो अभी प्रथम दृष्टया क्योंकि पुलिस वहां मौजूद थी, क्या समझ में आया है? ये बिल्कुल गंभीर विषय है। हालांकि सिलेंडर खाली था और 5 किलो का लोकल सिलेंडर था जो बाजारों में आसानी से मिल जाते हैं। तो ये कोई शरारत मामला रेल की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यदि कोई ट्रेन पे पटरी होती तो निश्चित तौर पे ये जो कलकत्ता दिल्ली हाईवे दिल्ली रेल मार्ग है बाधित होता और कहीं ना कहीं ये साजिश भी हो सकती है। अभी ये तो जांच होने के बाद ही सामने आएगा। राखी जी, चलिए बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें एक बार फिर से, एक रेल हादसे को रोकने के लिए संशोधन की बात की जा रही है, लेकिन कानपुर से जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, पुलिस प्रशासन ने जो मुस्तैदी दिखाई है, वाकई एक गंभीर विषय है और जांच पड़ताल की जा रही है।
और तीसरी बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बनेगी। जम्मू कश्मीर से कांग्रेस ने उसका अधिकार छीना है और 70 साल तक कश्मीर के लोगों को उनका हक नहीं मिला। विपक्ष 370 को वापस लाने की बात कर रहा है, पर यहां से धारा 370 की वापसी नहीं होगी। कश्मीर में हमारा तिरंगा ही लहराएगा, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। शाह ने आगे कहा कि आज जम्मू कश्मीर में हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं कि हम शेख अब्दुल्ला वाला ध्वज वापस लाना चाहते हैं। फारूक साहब, जितना जोर लगाना है लगा लो, लेकिन अब कश्मीर में सिर्फ हमारा प्यारा तिरंगा ही लहराएगा। गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। मोदी सरकार ने आतंकवाद को पाताल में दफना दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता, हम पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे। आतंकवाद खत्म होने पर ही पाकिस्तान से बात होगी। विपक्ष नियंत्रण रेखा पर व्यापार बहाल करना चाहता है और पत्थरबाजों को रिहा करना चाहता है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज रशीद हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है, इलेक्शन अपने आप में महत्वपूर्ण, 10 साल बाद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि एक इलेक्शन देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में, लेकिन लगातार जो बातें की जा रही हैं या एक कॉन्फिडेंस दिखाने की जो कोशिश है, गोली का जवाब गोली से देंगे, तिरंगा लहरा रहा है, वो लहराता ही रहेगा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बहुत सारे सवाल उठाए। और देखिए, हाल ही में अभी तो ये भी आरोप मुझे लगा है, बिल्कुल रिसेंट में एक ये मामला सामने आया कि आतंकवाद को पनाह या आतंकवाद आया किसकी वजह से, ये कहा जा रहा है कि वो फारूक अब्दुल्ला की वजह से हुआ। तो मुझे लगता है तमाम बातें जो उठकर इस वक्त आ रही हैं, इसके क्या मायने हैं, और जम्मू कश्मीर में इस वक्त आप कितना प्रभाव देख पा रहे हैं इन बयानों का? जी बिल्कुल राखी जी, मैं आपको बता दूं कि अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस हुकूमत कभी नहीं तश्कील पाएगी। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अपना इख्तियार छीन लिया। कश्मीरी अवाम को 70 साल तक अपना हुकूक नहीं मिले। आपको बता दूं कि 370 वापस लाने के बारे में बात कर रही है, लेकिन 370 यहाँ से वापस नहीं आएगा। सिर्फ हमारे तिरंगा कश्मीर में लहराएगी, गोली का जवाब गोली के जरिए दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नौशेरा जम्मू कश्मीर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर एक बड़ा हमला किया। इन्होंने कहा कि दोनों फिरकों, दोनों खानदानों की हुकूमत जम्मू कश्मीर में तश्कील नहीं दी जाएगी। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर से अपना इख्तियार छीन लिया। कश्मीर के अवाम को 70 साल तक अपना हुकूक नहीं मिले। अपोजिशन 370 वापस लाने के बारे में बात कर रही है। मैं आपको बता दूं कि शाह ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में हमारा तिरंगा खूबसूरती से लहराता है, लेकिन कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि हम ये परचम वापस लाना चाहते हैं। फारूक ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ हमारे प्यारे तिरंगे कश्मीर में लहराएंगे, गोली का जवाब गोली के जरिए दिया जाएगा। मोदी हुकूमत ने हड़ेश में दहशतगर्दी को दफन कर दिया। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी के खात्मे तक हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। जब तक दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी तभी पाकिस्तान से बात होगी। हिज़्ब इख्तिलाफ कंट्रोल लाइन पर तुजारत को बहाल करना चाहता है और पथराव को जारी करना चाहता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जम्मू कश्मीर में कोई दहशतगर्द नहीं खुलेगा। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 30 साल तक दहशतगर्दी जारी है। जम्मू कश्मीर में 30 सालों में 3000 दिन तक कर्फ्यू था, 40,000 अपराध हलाक हो गए इन दिनों में। बिल्कुल एजाज, ठीक है, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, आतंक को पाताल में दफन करेंगे, इस तरह के वादे हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो कॉन्फिडेंस है, कितना बदलाव जनता लाएगी ये आने वाले वक्त में देखेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। गोरखपुर प्रवास के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार तीसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन कर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इन समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान तत्परता से करें। जनता की हर पीड़ा का निवारण सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। लगातार 3 दिन हुए जनता दर्शन के आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री ने कुल मिलाकर 900 लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में आए लोगों को गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर कुर्सियों पर बैठाया गया था। सीएम योगी इन सभी लोगों तक खुद पहुंचे और एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। रविवार को उन्होंने करीब 300 लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही भरोसा दिया कि सबके साथ न्याय होगा। लोगों के प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते
करते हुए सीएम ने त्वरित निस्तारण की हिदायत दी। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, यूपी से हमारे साथ वंदना रावत स्टेट हेड जुड़ गई हैं। वंदना जी, जिस तरीके से 900 लोगों की समस्याएं सुनी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने और तत्परता से सभी समस्याओं के निराकरण की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उनका काम है, जिस तरह से उनका नेतृत्व है, ये जो जनता दर्शन लगाया गया, कितना एक मान सकती हैं कि इसका प्रभाव है, और जिस तरह से एक निर्देशित लोगों को किया गया है उसमें कितना काम उत्तर प्रदेश के लिए हम देखें तो हो पा रहा है? देखिए, क्योंकि गोरखपुर प्रवास पे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 3 दिन का दौरा था लगातार। वो शुक्रवार को ही गोरखपुर निकल गए थे, तो शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार है, तो लगातार 3 दिन तक उन्होंने जनता दर्शन किया है। ये नहीं कि वो गोरखपुर जाते हैं तभी लोगों से मुलाकात करते हैं या जनता दर्शन लगाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं। वो लखनऊ में भी लगते हैं, तो अपने आवास पर भी वहाँ पे जनता दर्शन लगता है। तो लगातार योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, गोरखपुर के मठाधीश थे वो वहाँ के गोरखधाम मंदिर के, तब भी वो लगातार लोगों से मिलते जुलते थे, उनकी समस्याओं का निराकरण करते थे। और जो उनसे संबंधित अधिकारी है, आज भी उन्होंने 900 लोगों की 3 दिन में 900 लोगों की उन्होंने फरियाद सुनी है। जो पीड़ित लोग थे आज उनसे मिलने गए थे, मिलने के बाद उन्होंने जो अधिकारी है उनको निर्देशित किया है और उनकी समस्याओं को तत्परता के साथ समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। क्योंकि आज रविवार था, तो वहाँ पे आज जनता दर्शन लगाया गया। गोरखनाथ मंदिर परिसर में जो महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के बाहर कुर्सियां बिछा दी जाती है, या तो फिर जो वहाँ का बीजेपी कार्यालय है वहाँ पर भी जनता दर्शन मुख्यमंत्री करते हैं। तो एक एक करके सबके पास जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, और करीब उन्होंने 300 लोगों से मुलाकात की है, उनकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया है कि सबके साथ न्याय होगा। लोगों के प्रार्थना पत्र को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित किया और निस्तारण की हिदायत दी है। जमीन कब्जा करने की शिकायतों पर सीएम ने कहा कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे और सबके खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो इलाज के लिए आर्थिक रूप से सहायता के लिए गुहार लगाने पहुंचे थे, जिसमें से महिलाओं की संख्या काफी अधिक थी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा और ना होने की जानकारी पे उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने खास निर्देश दिया है कि इलाज से जुड़ी एस्टीमेट की प्रक्रिया जल्द से जल्द इसको पूरा कर लिया जाए और शासन में उपलब्ध कराए जा रहे। इस दौरान उन्होंने हर पात्र का आयुष्मान कार्ड बनवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। देखिए, ये वंदना जी, ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो 900 लोगों की सीएम ने समस्याएं सुनी हैं। आपको बता दें कि वो अपने 3 दिन के दौरे पर भी थे और लगातार लोगों से मिलना, उनकी बात को समझना, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने आगे सभी कामों के लिए प्रशासन को निर्देशित किया है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज के पहले मुकाबले को 280 रन से जीत लिया है और इस जीत से टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा मुकाबला 27 सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। चिपॉक स्टेडियम में रविवार के मुकाबले के चौथे दिन भारतीय टीम ने रविवार को 515 रन का टारगेट चेज कर रही बांग्लादेश को दूसरी पारी में 234 रन पर ऑल आउट कर दिया। बांग्लादेशी टीम ने 158 रन बनाए हैं 4 विकेट खोकर। उसे आगे खेलना उसने शुरू किया था और इससे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरी पारी 4 विकेट पर 287 रन घोषित की और बांग्लादेश को 515 रन का टारगेट दिया। टीम इंडिया ने पहली पारी में 376 रन बनाए थे और जवाब में बांग्लादेश की पहली पारी 149 रन पर सिमट गई थी। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, क्रिकेट एक्सपर्ट अभिषेक खरे हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और लगातार जिस तरीके से एक जीत, आगे बढ़ना, एक टारगेट फिक्स करना, किस तरीके से आगे की रूपरेखा और इस मैच को देख रहे हैं आप? देखिए राखी, ऐसा है, अगर हम इस मैच की बात करें पर्टिकुलर, तो इसमें कुछ चीजें बहुत क्लियर हुई। जैसे ये मैच अगर हम बात करें तो सीधा सीधा है अश्विन जडेजा वर्सेस बांग्लादेश। और बांग्लादेश चूंकि अभी पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 से हरा के आई थी, तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ थी और बहुत शांतों ने काफी बड़ी बड़ी बात की कि अब हमने पाकिस्तान को हराया, अब हम इंडिया को भी हरा देंगे। जबकि अगर आप रोहित शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो उन्होंने बहुत बैलेंस तरीके से कहा कि हम पाकिस्तान नहीं है और बांग्लादेश का स्वागत है भारत में, यहाँ उन्हें टफ क्रिकेट खेलने को मिलेगी। तो ये चीज उन्होंने सबसे पहले की। अब अगर बात करें प्रदर्शन की, तो देखिए चेन्नई की पिच जो है वो आमतौर पे एक स्लो पिच मानी जाती है, जिसमें स्पिनर को फायदा मिलता है, बैटर को शुरू में बहुत परेशानी होती है, लेकिन एक बार सेट होने के बाद वो प्रदर्शन कर सकता है।
तो भारत में जो ग्राउंड्समैन है वो बहुत अच्छा काम करने लगे हैं। अब वो ये काम करने लगे हैं कि भारत में जो भारतीय टीम की स्ट्रेंथ है बॉलिंग और बैटिंग की, उस स्ट्रेंथ को ध्यान में रख के वो पिच बनाने में सफल होने लगे हैं। जैसा पहले ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड करते थे कि जो उनकी लोकल घरेलू टीम को सूट करती थी, जो उनकी स्ट्रेंथ होती थी, उस पर वो पिच बनाते थे, सेम चीज अब भारत में होने लगी। तो चेन्नई की बहुत ही बैलेंस तरीके से पिच बनाई है ग्राउंड्समैन ने, तो इसके लिए हेड्स ऑफ उनके लिए। और जिससे क्या हुआ है कि बहुत बैट्समैन को भी लाभ हुआ है, बॉलर को भी लाभ हुआ है, और सबसे बड़ी चीज कि स्पिनर को भी फायदा हुआ। यानी बहुत बैलेंस, बहुत अच्छी पिच बनी और साथ में भारतीय स्ट्रेंथ के हिसाब से काम किया। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैच जो था शुरू में जब भारतीय टीम खेल रही थी और एक समय 144 पे 5 हो गए थे, तो वहां से मुझे लगता है बांग्लादेश ओवर कॉन्फिडेंस में आके इस मैच में चूक गया। वहां फिर उन्होंने सोचा कि अब तो ये मैच हमारी पकड़ में है, और उन्होंने फिर जडेजा और अश्विन की जो पार्टनरशिप वहां से स्टार्ट हुई उसे उतना सीरियसली नहीं लिया। उनको लगा ठीक है, इनको भी हम आउट कर लेंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि पिछले कुछ सालों के दौरान अश्विन और जडेजा एक प्योर ऑलराउंडर बन गए। वो बैट्समैन भी बन चुके हैं और बॉलर तो वो अच्छे हैं ही। तो वहां से धीरे धीरे बांग्लादेश का पकड़ धीमी होना शुरू हुई। फिर दोनों ने पार्टनरशिप कर ली, 196 रन करीब की, और शतक लगाया अश्विन ने। तो वहां बांग्लादेश चूक गया। यहाँ मेरा एक चीज बहुत साफ कहना है कि जो शांतो हैं, शांतो ने जो मैच की कंडीशन है उसे समझने में एक सर्टेन टाइम के बाद लगातार गलतियां करी, और फिर वही गलतियां जो वो करते गए, मैच धीरे धीरे भारत की पकड़ में आता गया। बिल्कुल। फिर इसके बाद भारत की चूंकि देखिए टीम बहुत प्रोफेशनल है, बहुत बढ़िया बैट्समैन है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से फिर उन्होंने यूटिलाइज किया सेकेंड इनिंग में अपनी स्ट्रेंथ का। स्पेशली जो हमारे ऐसे प्लेयर थे जो लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे, विशेषकर राहुल और पंत, जिसने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला था, तो रोहित ने उन्हें मौका दिया और उन्होंने भी, पंत ने तो शतक मार के अपनी वापसी भी करी। बिल्कुल। अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से एक जीत की ओर अग्रसर हुए, जीत का परचम भी लहराया, और लगातार कहते हैं ना कि 3 इंडियन बैटर्स की जो परफॉर्मेंस देखने को मिली वो वाकई काबिल तारीफ थी। और फिलहाल 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।